नमस्ते। आज हम जनरल स्टडीज 4 दैट इज एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। आज जो हम केस स्टडी डिस्कस करेंगे ये केस स्टडी नंबर 9 होगी। इसके पहले हम 8 केस स्टडीज डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो केस स्टडीज नहीं देखी है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है इस वीडियो के, और डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको लिंक मिलेगी वहां पे बाकी केस स्टडीज की। इन केस स्टडीज को आपको कवर करना है क्योंकि आप इंपॉर्टेंस भी जान रहे हैं केस स्टडीज का क्या है। केस स्टडीज जो है वो यूपीएससी में 120 मार्क्स के लिए पूछी जाती है, यानी 120 मार्क्स यूपीएससी मेंस का कवर करती है। यानी विदाउट स्टडिंग दिस केस स्टडी आप इस एग्जाम को क्लियर करने में काफी तकलीफ फेस कर सकते हैं। तो इसे आप जल्द से जल्द स्टडी करें, और डेली आप जब केस स्टडीज रेगुलरली आप सॉल्व करते हो तो आप हैबिचुअल बन जाते हो इसको इजीली सॉल्व करने के। इसीलिए मैं ये सीरीज चला रहा हूँ ताकि आपको केस स्टडीज सॉल्व करने में आसानी जाए। तो आज की जो केस स्टडीज है इट इज अबाउट ब्राइबिंग द डॉक्टर, यानी डॉक्टर को ब्राइब देनी पड़ रही है आपको, और वो भी क्यों? ताकि आप अपने फादर की लाइफ सेव कर सके। तो चलिए आज की जो केस स्टडी है उसे डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि हर केस स्टडी में कोई ना कोई एक पर्सन होता है, बट ये केस स्टडी जो है ये आप ही के ऊपर है। तो ये केस स्टडी में आप ही एक पर्सन हो। तो आप कैसे हो? तो आप एक अपराइट, एक ऑनेस्ट और एक लॉ अबाइडिंग पर्सन हो, यानी आप बहुत ही एक ईमानदार और लॉ को फॉलो करने वाले व्यक्ति हो। आप काफी टाइम से करप्शन के अगेंस्ट लड़ रहे हो, एंटी करप्शन मूवमेंट्स में भी आप हिस्सा ले चुके हो, और आपने ये शपथ भी ली है कि आप कभी भी किसी को भी ब्राइब यानी रिश्वत नहीं देंगे अपने पूरे जिंदगी में। चलिए, तो ये आप हो। आप कैसे हो ये आपको यहाँ पता चल चुका है। अब आगे इनका क्या कहना है, ये आपका खुद का इंट्रोडक्शन था। आगे आपको इस केस में कहा जाता है कि एक दिन आपको एक कॉल आता है आपकी मदर से, और कॉल में आपकी मदर आपको ये इन्फॉर्म करती है कि आपके जो फादर है उनका बहुत सीरियस एक रोड एक्सीडेंट हुआ है जब वो ऑफिस जा रहे थे। वो देख रहे हैं कि वो कंटिन्यूअसली रो रही है, और वो आपको बोल रही है कि आप जल्द से जल्द वहाँ पे स्पॉट पे इमीडिएटली पहुँच जाइए। अब यहाँ तक कि जब चीज़ें पता चलती है तो फॉर्चुनेटली आप उस प्लेस से जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है वहाँ से आप बहुत पास में हो, और आप वहाँ पे विद इन फ्यू मिनट्स ही पहुँच सकते हो। आप जब वहाँ पहुँचते हो तो आप अपने फादर को ट्रॉमा सेंटर में लेके जाते हो ऑफ द ओनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल। एक तो बात क्या है कि आप जिस शहर में रह रहे हो वहाँ पे एक ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ पे ट्रॉमा सेंटर है। अब इस ट्रॉमा सेंटर में आप आए हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपके शहर में। हाउएवर जो डॉक्टर है वो डेलिबरेटली, हम कहेंगे, डिले कर रहे हैं आपके फादर की एडमिशन ट्रॉमा सेंटर में, यानी वो आपके फादर को जल्दी एडमिट नहीं कर रहा है ट्रॉमा सेंटर में। आपके जो फादर है वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग उनकी चल रही है, यानी बहुत ज़्यादा खून बहते जा रहा है, और आप अगर और भी डिले करोगे तो उनके लाइफ को खतरा हो सकता है। अब आपको दूसरे पैराग्राफ में यहाँ पे सिचुएशन क्या है ये भी पता चल चुकी है। पहले आप कौन थे ये पता चला, अब सिचुएशन, कौन से सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं ये पता चला। बट ये सिचुएशन जो है इसमें आप अब तक फंसे नहीं हो। फंसने अब आप वाले हो जब आपको आगे पता चलता है कि एक अटेंडेंट आपको साइड में लेके जाता है और आपको बताता है कि आप जो डॉक्टर है उनको 10,000 रुपये ब्राइब दो, रिश्वत दिया जाए डॉक्टर को, तभी वो डॉक्टर आपको इमीडिएटली एडमिट करेगा। तो उसका कहना है कि विदाउट ये ब्राइब यानी विदाउट रिश्वत दिए जो डॉक्टर है वो आपके फादर को इस हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करने वाला। और आप इस सिचुएशन में अभी फंस इसलिए गए हो क्योंकि आप कैसे हो यहाँ पे पता चल गया है आपको स्टार्टिंग में ही। अब ये सिचुएशन में आप फंसे हो ये आपको पता चल रहा है। अब आप आगे क्या करोगे? तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द डिलेमा फेस्ड बाय यू इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में आप किस डिलेमा में फंस चुके हो, दूसरा यानी किस मुश्किल में आप फंस चुके हो, और दूसरा ये है कि आप अब डॉक्टर को ब्राइब देके अपने फादर को एडमिट कराओगे क्या, क्योंकि अगर ब्राइब नहीं दोगे तो एडमिट नहीं होगी। तो एक तरफ है ब्राइब देना, एक तरफ है आपकी ऑनेस्टी, और दूसरी तरफ है आपके फादर की लाइफ। अब आप क्या चूज करने वाले हैं ये आपको यहाँ पे फैसला लेना है। तो आपको यहाँ पे अपने एक्शंस को जस्टिफाई करना है। तो केस को आप अच्छे से समझ चुके हो, इस केस को अच्छे से माइंड में रखिएगा। हम ये केस को अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिलेमा फेस्ड बाय यू इन दिस सिचुएशन, इसका आंसर हमें सबसे पहले देते वक्त ये लिखना होगा कि डिलेमा क्या है। इस सिचुएशन में आप लोग जो डिलेमा फेस कर रहे हैं वो है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू प्राइमा फेसी प्रिंसिपल्स। अब प्राइमा फेसी प्रिंसिपल क्या होता है? जैसे हम एथिक्स पढ़ते हो तो एथिक्स में हम कुछ प्राइमा फेसी प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। प्राइमा फेसी प्रिंसिपल्स यानी जो पहले ही बार में प्रिंसिपल्स आपको एकदम करेक्ट लगते हैं या फिर राइट लगते हैं उनको चूज करना, उसे प्राइमा फेसी प्रिंसिपल कहा जाता है। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी आपने करना ही चाहिए, ये पहली बार में
कहा ही जाता है ना। फर्स्ट व्यू यही है ऑनेस्टी के बारे में। फिर कुछ कंडीशन में ये हो सकता है कि आप किसी कंडीशन में ऑनेस्ट नहीं थे, दैट इज सेकेंड व्यू। बट फर्स्ट व्यू जिन प्रिंसिपल का होता है कि वो फॉलो करना एथिकल है, उसको कहा जाता है प्राइमा फेसी प्रिंसिपल्स। तो प्राइमा फेसी प्रिंसिपल्स में आप फंस चुके हो। पहला जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है ऑनेस्टी का। ओके, द फर्स्ट प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी, क्योंकि आप ऑनेस्ट रहना, जिसमें आप ऑनेस्ट रहते हो और आप करप्ट मीन से नहीं चलते हो, और आप एक ऑनेस्ट ऑफिसर ही हो, तो आप तो इस प्रिंसिपल के ऊपर चल रहे हो, तो आप इसमें फंस चुके हो। और दूसरे तरफ जो है वो है बेनिफिसेंस। बेनिफिसेंस का जो प्रिंसिपल होता है, बेनिफिसेंस का मतलब होता है डू गुड टू अदर्स एंड प्रिवेंट समवन फ्रॉम बीइंग हार्म्ड, है ना। तो दूसरों के साथ अच्छा करो और दूसरों के साथ गलत होने से रोको। तो आप ये जो प्रिंसिपल है ये आपके फादर खुद है इस जगह पे, यानी यहाँ पे है फादर को जो हार्म हो रहा है उससे फादर को बचाना, और दूसरे तरफ है ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी वर्सेस बेनिफिसेंस, अब आप क्या चूज करने वाले हो, इस डिलेमा में आप फंस चुके हो, ये सबसे पहले पता चल रहा है। तो चलिए अब आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं हम इसको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ कह सकते हैं इन दिस केस इफ यू रिमेन ऑनेस्ट। अब सबसे पहले देखिए, आपने अगर ऑनेस्टी के साइड ली और आपने डॉक्टर को ब्राइब यहाँ पे नहीं दी, यानी आपके जो फादर है उनको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ सकता है, उनकी इवन जान भी जा सकती है, उनकी इवन जिंदगी भी खत्म हो सकती है। वाई विच विल अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिसेंस, है ना। अगर आप ऑनेस्टी को यहाँ पे चूज करते हो तो आप बेनिफिसेंस नहीं दे सकते, यानी दूसरों का अच्छा आप यहाँ नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे ब्राइब देने का फैसला करते हो, इफ यू पे अ ब्राइब टू सेव द लाइफ ऑफ योर फादर, तो आप ऑनेस्टी के खिलाफ जाओगे, है ना। तो ऑनेस्टी और बेनिफिसेंस, इस केस में आप दोनों को चूज नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे जो है इसमें आपको ऑनेस्टी और बेनिफिसेंस, इसमें से एक ही चीज को चूज करना है। तो ये दोनों में से एक चीज क्या होगी ये आपको देखना है। तो मैंने आपको वैसे भी बता दिया कि आप दोनों भी चीज एक साथ चूज नहीं कर सकते, तो आपको ये ऑप्शन में अपने आंसर में लिखना पड़ेगा। आंसर में इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि आप अगर कोई एक प्रिंसिपल चूज करें तो आपको उसके पहले ये प्रूव करना जरूरी है कि मैं क्यों एक ही प्रिंसिपल को यहाँ पे फॉलो कर सकता हूँ, क्योंकि मैं दोनों को एक साथ नहीं कर सकता हूँ। यू हैव टू सैक्रिफाइस वन फॉर द सेक ऑफ अदर। अब आगे आप क्या करने वाले हैं ये देखिए, ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये होता है कि आप डॉक्टर को ब्राइब देंगे क्या और अपने फादर को एडमिट कराओगे क्या। अगर आप जो भी एक्शन यहाँ पे लेंगे उसको आपको जस्टिफाई करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखते हो कि इन दिस केस इट इज प्रेफरेबल टू पे ब्राइब। आपके पास देखिए कोई और ऑप्शन है ही नहीं, इस केस में आपको ब्राइब देना पड़ेगा ही, ताकि डॉक्टर जो है आपके फादर को हॉस्पिटल में एडमिट कर दे और उनकी लाइफ यहाँ पे बच जाए। आगे आपको क्या करना है, जो भी कॉन्वर्सेशन होने वाला है आपके और डॉक्टर के बीच में ब्राइब को लेके, उसको अपने मोबाइल फोन पे हम कहेंगे या फिर किसी भी डिवाइस पे जिसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हो, उस पे आपको ये कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करके रखना है, ये चीज है। और दूसरा जो है, गैदर अदर पीस ऑफ एविडेंस रिगार्डिंग द डिमांड एंड पेमेंट ऑफ ब्राइब। और जो भी आपको प्रूफ एविडेंस मिल सकते हैं कि वो हर बार इस तरह के काम करता है, डॉक्टर ब्राइब मांगता है और उसके बाद ही एडमिट कराता है, अदरवाइज डिले कराता है, इसके कारण बहुत लोगों को बहुत ज्यादा हार्म होते जा रहा है, तो ये चीजों के एविडेंसेस आपको ढूंढ के रखना पड़ेगा। जैसा आप ये कर दोगे तो आपको उसके बाद सीबीआई को इन्फॉर्म करना चाहिए। एक तो सीबीआई को इन्फॉर्म कर दो प्रूफ पर, देखिए इन्फॉर्म करने के पहले आपके पास कुछ एविडेंसेस रहना जरूरी है। जब आप सीबीआई के पास जाओगे या फिर आप मेडिकल कॉलेज के हेड के पास जाओगे, हो सकता है कि आप मेडिकल कॉलेज के हेड के पास जाएंगे और वो उसको निकाल देगा, उस डॉक्टर को वहां से, या फिर ये भी हो सकता है कि आप सीबीआई के पास जाओ और सीबीआई उस पर फिर एक्शन लेगी। अगर आपको ये डर होगा कि वो जो डॉक्टर है वो कहीं और जाके भी यही काम करेगा, तो ये भी आप एक्शन ले सकते हो। तो अबाउट दिस एविडेंस आप ये दोनों को इन्फॉर्म कर सकते हैं, जिसको भी आप इन्फॉर्म करना चाहे। उसके बाद क्या होगा ये भी मैं बता देता हूं। अकॉर्डिंग टू प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट होता है यहाँ पे, इन केस ऑफ कोवर्सिव करप्शन, यानी जिसमें आपको फोर्स किया जा रहा है करप्शन करने के लिए, आप जानबूझ के करप्शन नहीं कर रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इफ द ब्राइब गिवर जो है रिपोर्ट्स इंसिडेंट्स ऑफ ब्राइबरी, है ना, यानी देखिए आपने रिश्वत दे दी किसी को, क्यों, क्योंकि आपको फोर्स किया जा रहा था रिश्वत देने के लिए। और अगर आप ये इस तरह की रिश्वत दे देते हो, अगर आप 7 डेज के अंदर इस इंसिडेंट्स के बारे में इन्फॉर्म कर देते हो, तो आप यहाँ से बच सकते हो। तो इन दिस केस कोवर्सिव करप्शन में इफ द ब्राइब गिवर रिपोर्ट्स द इंसिडेंट्स ऑफ ब्राइबरी विद इन 7 डेज, बट याद रखिएगा टाइम जो है ये 7 दिन का होता है। 7 डेज में अगर आप ऐसे करते हो तो आपको लॉ की तरफ से इम्यूनिटी मिल जाती है। तो आप देखिए ब्राइबरी की केस क्या कहती है, ये कहती है कि जो ब्राइब गिवर है और जो ले रहा है, इन दोनों पे भी केस दर्ज की जाती है। बट 7 दिन के अंदर अगर आप इंसिडेंट्स के बारे में इन्फॉर्म करते हो तो आपके ऊपर यहाँ पे केस नहीं होगी, आपको इम्यूनिटी मिल जाएगी। हेंस
बाय फॉलोइंग दिस कोर्स ऑफ एक्शन यू नॉट ओनली सेव योर फादर्स लाइफ, है ना, ऐसा करने से आप आपके फादर की भी लाइफ बचा लोगे और करप्ट डॉक्टर को पनिश भी करा दोगे। तो यही होती है कि आप अपनी ड्यूटी भी परफॉर्म कर लोगे एज अ सिटीजन, और ऑल्सो एज अ सन या डॉटर भी अपने पेरेंट्स की भी ड्यूटी आप पूरी कर दोगे। तो ये ऑप्शन बहुत अच्छा होगा आपके लिए कि आप ब्राइब देके बाद में इन्फॉर्म कर दो इस बारे में, 7 दिन के अंदर आप एक अच्छे नागरिक भी कहलाओगे जिसने देश की भी हेल्प की, और आप अच्छे एक सन या डॉटर भी कहलाओगे जिसने अपने पेरेंट की हेल्प की। तो इस तरह से ये केस जो है ये हमें यहाँ पे इसका सॉल्यूशन मिलता है, उसका हमें यहाँ पे जस्टिफिकेशन मिलता है। तो इस तरह से आपको ये जस्टिफिकेशन देने पड़ते हैं और इसी तरह से आपका आंसर होना चाहिए। ये आंसर जो है ये लगभग 250 वर्ड्स के आसपास आपका जाता है, और आपको इसी तरह के सिंपल लैंग्वेज में सिंपल सॉल्यूशंस देते हुए आगे बढ़ना है। आपके पास और भी कोई ऑप्शन हो और भी कोई आंसर हो इसके बारे में तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। सो इस तरह से आज की हमारी केस थी जिसमें हमने ब्राइबिंग द डॉक्टर टू सेव द लाइफ ऑफ फादर ये केस को यहाँ पे स्टडी किया, और हम इस डिलेमा से भी खुद को बाहर निकाल आज पाए हैं। सो इसी तरह के वीडियोस में हम आगे भी मिलते रहेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को। अगर आप और भी अपडेट्स चाहते हैं तो फॉलो और लाइक करें मेरे पेजेस को फेसबुक पे, श्रेयस बढ़िए इंटरप्रिटेशन को। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है श्रेयस बढ़िए द पीस लवर, इस पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। मेल करना चाहें तो shreyasbadhiya@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से केस स्टडीज़ को स्टडी कीजिए, और भी जो वीडियोज और लेक्चर्स है उन्हें भी देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक रखी हुई है, और अपना ख्याल रखते चलिए। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।